तो आज आज से अपन NISM PMS लेवल 1 सीरीज XXIA, ठीक है। इसका आज से अपन प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अपनी ये न्यू क्लास है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक बैच ले चुका हूँ जिसमें स्टूडेंट का जो रिजल्ट रहा है बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। एग्जाम बहुत इजी है, ठीक है। पहली चीज माइंडसेट में ये रख लीजिए कि एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम बहुत इजी है। जितनी चीजें मैं हाईलाइट करूंगा उस पर फोकस करिएगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका, बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। मैं क्या है कि मैं ज्यादा वो स्टोरी नहीं बताता हूँ, मैं डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो बताया इजी है। आपको जो NISM की वर्कबुक है वो NISM की वेबसाइट api.nismac.in, ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो NISM का जो अपन आज का एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं वो अभी है सीरियल नंबर 27 में, ठीक है। NISM XXIA पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम सर्टिफिकेट, यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हो और ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF डाउनलोड करिए, उसकी प्रिंट आउट ले लीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती, आप मोबाइल में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। स्क्रीन में ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, प्रिंट आउट निकालिए, जस्ट रिलैक्स होइए। डेली 30 मिनट 30 मिनट भी अगर आप पढ़ाई करते हैं या अच्छे से स्टडी करते हैं प्रॉपर, ट्रस्ट में 10 दिन में आप उसको प्रॉपर स्टडी करिए और एग्जाम दीजिए, निकल जाता है। और किसी भी शॉर्टकट को ट्राई मत करो, क्योंकि ऑलरेडी जो बुक में दिया गया है वो शॉर्टकट ही है, ठीक है। तो इसकी मैंने PDF जो डाउनलोड की है, वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो ये लेटेस्ट सीरीज है ना। अब देखो लेटेस्ट सीरीज जो डाउनलोड मैंने किया है, पहले पेज कम थे, अभी थोड़े बढ़ गए हैं, 185 पेजेस हो गए हैं अब इसमें। ये सितंबर का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्कबुक वर्जन क्या है, सितंबर 2025 लेटेस्ट वर्जन है। आपको पुराने वर्जन में पढ़ाई नहीं करनी है ना, लेटेस्ट वर्कबुक आपको डाउनलोड करना है, यहीं से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और जो आने वाला टाइम है, जो येलो लाइन में बना होगा ना, जो भी अपडेट हुए होंगे, ठीक है, अपडेट जो हुए होंगे वो इस कलर पे हाईलाइट होंगे, ठीक है, कि आप उसे इजीली आइडेंटिफाइड कर सको कि उन्होंने प्रीवियस वर्कबुक और दिस वर्कबुक, यानी कि प्रीवियस वर्कबुक और इस वर्कबुक में क्या चीजें ऐड की है, ठीक है। तो ये है फॉरवर्ड है उनका कि किसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिस्क्लेमर है, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। सर्टिफिकेट एग्जाम के बारे में डिटेल है ये, ठीक है। अब अपने लिए जो काम की चीज है वो यहाँ से शुरू शुरू होता है कि एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी मार्केट, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, अंडरस्टैंडिंग फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, इसके बारे में आपका बेसिक नॉलेज हो जाए, कि आपको बेसिक पता चल जाए। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। गेट ओरिएंटेड टू टैक्सेशन एक्सपेक्ट, रेगुलेटरी गवर्नेंस, इथिकल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ ना कुछ तो अपन जानते हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसमें अपन को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कि रोल क्या है पोर्टफोलियो मैनेजर्स का, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होती है, इवैल्यूएशन कैसे होता है, इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। MCQ आता है 100, आपको वहां पे कोई क्वेश्चंस लिखने नहीं है, ठीक है, आपको आंसर देने हैं, 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस उसमें से, ठीक है। कैलकुलेटर आपको अलाउ रहता है,
ओपन ऑफिस एक्सेल शीट भी मिलती है। कैलकुलेटर अलाउ है, किसी भी टाइप का कैलकुलेटर, अगर आपके पास फिनेंशियल कैलकुलेटर है उसको भी आप ले जा सकते हो। 2 आवर्स का एग्जाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग ओनली 10% है। 10% मीन्स 10 क्वेश्चंस गलत होंगे तब आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, 10% मीन्स आपके 10 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटेगा। ठीक है, 60 लाना है, लेकिन यहाँ पे 60% पासिंग मार्क है। देखो अभी तक एग्जाम इजी आया है, एग्जाम बहुत इजी आया है, लेकिन किसी भी एग्जाम की गारंटी नहीं होती कि अगला आने वाला टाइम, अगला एग्जाम भी इजी आएगा। जैसे म्यूचुअल फंड का एग्जाम बहुत इजी आता था, लेकिन अभी प्रीवियस 1 और 2 मंथ से म्यूचुअल फंड के एग्जाम भी डिफिकल्ट आने लगे हैं। ठीक है, लोग वहां पे 50 50 नंबर 50 लाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो देखो, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा, बस ये बोलता हूँ डेली ½ एन आवर 30 मिनट 30 मिनट निकालो। 185 पेज है, और जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, जो पैटर्न या जो वर्ड्स आपको टेक्निकल वर्ड्स ज्यादा होते हैं, अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट मत लेना। देखो मेरे को पता है कि मार्केट में बहुत सारे MCQ शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, लेकिन आप सोचते हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप जहां जॉब करोगे वहां पे शॉर्टकट काम आएगा? नो। वहां पे आपका डिटेल, जो आपने एक्सपीरियंस, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉलेज गेन किया होगा ना, वो काम आएगा। वहां पे कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछने जाएगा आपसे। ये तो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कोई वहां सर्टिफिकेट नहीं पूछता, आपका नॉलेज पूछा जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट का काम बस आप पर्सनल अगर आप काम करेंगे तो PMS बनेंगे, तो वहाँ या जॉब करेंगे तो जो जिसने आपको रिक्रूट किया है, जिसने आपको रखा है, वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे। ठीक है, आप पास आउट हो, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे नंबर से पास आउट हो गए तो उनको भी समझ में आएगा कि आपने बहुत मेहनत की है, नॉलेज गेन किया है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इस कोर्स में। थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में देखो, जैसे चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट। चैप्टर 3 इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। चैप्टर 4 इन्वेस्टिंग इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। ठीक है, चैप्टर 5 से थोड़ा डेरिवेटिव है, चैप्टर 5 डेरिवेटिव है। चैप्टर 6 है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। चैप्टर 7 है रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। 7 8 9। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस, ये 10। ठीक है, तो 7 8 9 10 थोड़ा आपके लिए नया होगा, क्योंकि अगर आप PMS के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी 7 8 9 10 में। ठीक है, 11 है टैक्सेशन। 12 है रेगुलेशन गवर्नेंस। ठीक है, तो 12 चैप्टर्स हैं टोटल। ठीक है, अब देखो वेटेज। वेटेज मीन्स कि कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं चैप्टर वाइज। हो सकता है कि आपके पास समय ना हो, आपको अर्जेंट में वो सर्टिफिकेट कहीं जमा करना हो, या एनी हाउ आपको बहुत जल्दी पास करना हो, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा 7 8 9 10। ठीक है, कितने हैं? 10 13 23 38 48, टोटल 48 नंबर्स के क्वेश्चन तो केवल 4 चैप्टर से आएंगे, 7 8 9 10। ठीक है, रेगुलेटरी गवर्नेंस इथिकल एस्पेक्ट, यहाँ से 10 नंबर है। कोई भी NISM का एग्जाम आप दोगे, रेगुलेशंस गवर्नेंस इथिकल टैक्स, यहां से 10 to 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम को दीजिए आप। ठीक है, बाकी ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 बहुत इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई और क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कैसे करना है क्या करना है। आज बस इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और धीरे 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 अपनी स्पीड पकड़ लेंगे अपन। ठीक है, एक दिन में मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा दूंगा तो आप भी थोड़ा यानी कि आपको ज्यादा
बर्डन ना पड़े तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में 30 मिनट्स डेली पढ़ाई करनी है। इसकी प्रिंट आउट ले लीजिएगा प्लीज। प्रिंट आउट बहुत ज्यादा हेल्प होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं ना तो साइड में लिखते बनता है। साइड में आप लिख सकते हो, बहुत ब्लैंक जगह होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना ब्लैंक जगह है यहाँ पे। इधर यहाँ पे साइड पे जगह है। ठीक है। एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस हो पूछ सकते हो आप। हेलो। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ब्रो। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे ये एग्जाम में जो पार्ट ए है इसका एक हाँ पार्ट बी भी है। हाँ, पार्ट बी है। हाँ, तो ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा कि पार्ट बी करना पड़ेगा तब जाके वैलिड रहेगा? नहीं, आप आपको कौन सा मांगा गया है, आपको किस पर्पस पे चाहिए? नहीं, मेरे को एक्चुअली दोनों चाहिए था। तो हाँ, दोनों में वेटेज किसका ज्यादा है? वेटेज का ऐसा कुछ होता नहीं है सर। जैसे आपको किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी बैंक में या किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने आपसे मांगा है तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर। पार्ट अच्छा। टू, हाँ पार्ट टू जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके। आप नहीं चाहो तो एक्चुअली। डायरेक्ट उसको भी दे सकते ओके। नहीं एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, उसकी एक फाइनेंशियल फर्म है, तो हो। हाँ हाँ हाँ। उसने बोला था कि ये सर्टिफिकेट कर लो करके, बट अभी मैं देखा तो दो अलग अलग दिखे मेरे को, हाँ पार्ट ए दोनों पार्ट अलग टू। अलग है, पार्ट ए पार्ट टू है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा। ओके। और कुछ नहीं है। दोनों में आप, डिफरेंस क्या रहे सर? डिफरेंस बस थोड़ा सा डिफिकल्टी का है। ठीक है, ओके। वो थोड़ा सा डीप नॉलेज है। जैसे एक और ओके। एग्जाम है NISM एक्स ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एक्स ए एक्स बी। तो एक्स ए है वो भी डिफिकल्ट है, एक्स बी है वो भी डिफिकल्ट है, ओके। लेकिन कैलकुलेटिव पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट है ना वो आपको सेकेंड पार्ट में ज्यादा मिलेगा। मीन्स ओके सर, आप थैंक। जैसे ये ए सीरीज कर रहे हैं ना, जो बी सीरीज है उसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा हो। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ ओके। तो चैप्टर 1 अपन स्टार्ट करते हैं, और कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो मोस्ट वेलकम है। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप बीच में पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बस मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन है। तो शॉर्टकट में चाहो तो शॉर्टकट में बता देना, या अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो आप अनम्यूट हो जाना, तो मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। कमेंट्स बॉक्स भी ओपन है, आपका माइक भी ओपन है। ठीक है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। तो चैप्टर 1 जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है। तो इस चैप्टर में अपने को क्या क्या स्टडी करना है, या इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद अपने को क्या समझ में आएगा, क्या क्या अपन अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन, जो अपन ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, टाइप ऑफ रिस्क, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, चैनल्स ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है। देखो इस चैप्टर का वेटेज कितना है, 7 नंबर्स। ठीक है। 7 नंबर्स के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, पहला, देखो मैं ज्यादा से ज्यादा वर्कबुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं, या जो वर्कबुक में जो चीजें लिखी हुई है वहीं से मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, कि आपको जब आप रिकॉर्डिंग भी देखो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि मैं बाहर की चीजें आपको समझाऊंगा तो हो सकता है एग्जाम में वो आपके काम ना आए। ठीक है। तो पीपल्स क्या है, अर्न मनी, पैसे कमाते हैं, स्पेंड मनी, खर्चा करते हैं। दो चीजें होती है, आप कमा रहे हो तो खर्चा कर रहे हो, आप नहीं कमा रहे हो, आप लोन ले रहे हो तो भी खर्चा ही कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है। और अपनी भी वेरियस लाइफ साइकिल होती है। कुछ फेसेस में अपने को क्या होता है, सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, हम सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। ठीक है, दे अर्न लेस और दे स्पेंड मोर। ठीक है। समटाइम दे हैव टू बोरो मनी, हमको कई बार पैसे भी उधार लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम तो हमारे पास पैसे नहीं होते या शॉर्टफॉल होता है अपने पास। ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी लाइफ में फेस आते हैं जब हमारे पास पैसे सरप्लस में होते हैं। ठीक है।
तो ये देखिए लाइफ साइकिल बताया, जैसे अपनी फर्स्ट जॉब लगती है तो हमारे पास पैसे कम होते हैं, तो वहां पे अपन बोरो करते हैं, इसको रीपे करने में थोड़ा सा टाइम जाता है अपना। लेकिन जब अपन रिटायर होते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, ये लाइफ साइकिल है इन्वेस्टमेंट अर्निंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दो ऑप्शंस होते हैं, टू ऑप्शन टू यूटिलाइज देयर सेविंग। अपने पास पैसे होते हैं तो जब क्या होता है, पैसे होते हैं या तो अपन उसको रखे रहें, ठीक है, जब तक उसकी जरूरत ना हो। और सेकंड होता है दे कैन पास ऑन देयर सेविंग टू दोज होज रिक्वायरमेंट एक्सीड देयर इनकम विद कंडीशन ऑफ रिटर्निंग इट बैक विद सम इंक्रीमेंट। क्या होता है, आप किसी बॉन्ड में पैसा लगाते हो, बॉन्ड्स में आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, एफडी कराते हो, आप शेयर्स खरीदते हो। क्यों खरीदते हो शेयर, क्यों बॉन्ड्स खरीदते हो? क्योंकि आप चाहते हो जो पैसे मैंने दिए मार्केट को वहां से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ईयरली मंथली जो मिलना है मिल जाए। ठीक है, वो भी हमारा एक टारगेट होता है कि हमको इतने पैसे की जरूरत है। 5%, 10%, बैंक में जमा करो तो 7 to 8%, शेयर्स में लगाओ तो वहां पे माइनस भी होता है, प्लस में भी एक टारगेट लेके चलते हैं ना, नहीं अभी 100 पे लिया और 200 पे बेचूंगा या 120 पे ही बेचूंगा। ठीक है, उस टाइप फिक्स इनकम या बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स होता है। ठीक है, तो ये अपन दो काम करते हैं। सेकंड, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अपन कॉमनली यूज करते हैं उसको, सेम नहीं है। सेविंग क्या है, सेविंग इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन मनी अर्न एंड मनी स्पेंड। यानी कि अपन 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, और स्पेंड कर रहे हैं, यानी खर्चा कर रहे हैं 80 रुपए, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है वो सेविंग है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, करंट कमिटमेंट ऑफ सेविंग विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ कमिटिंग। कमिटेड सेविंग मीन्स ये जो 20 रुपीज मैंने सेव किया है उसमें से मैं कितना रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ, हायर अमाउंट जनरेट कर सकता हूँ क्या। एक्सपेक्टेशन है मेरी कि मैं इस 20 रुपए को अगर इन्वेस्ट यानी कि किसी जगह यानी कि एक्सपेक्टेशंस के साथ डालता हूं कि मुझे ज्यादा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड। आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसा नहीं है आज आपने इन्वेस्टमेंट किया तो कल आप पैसे निकाल लो, ऐसा तो नहीं करते हैं अपन। टाइम टाइम एक होता है कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, तो when people are saving they use short term deposits, short term securities which are highly liquid assets। ठीक है, on other hand people are investing, they commit fund to real estate, capital market securities, stock, bonds, other long term commitment that may not be liquid। ठीक है, कई जो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे क्या होता है कि जो स्टॉक होते हैं या जो अपन इंस्ट्रूमेंट यूज किए इन्वेस्टमेंट के लिए, सिक्योरिटीज जो अपन ने यूज की, जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड ही। रियल एस्टेट या आप जमीन घर, ठीक है, कुछ वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको भी उसको बाय करने में टाइम लगता है। ठीक है, और उसको सेल करने में भी टाइम लगता है। आज आप सोच रहे हो घर खरीदने की तो कल गए और आपने कहीं भी घर खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो इलिक्विड होता है। कैपिटल मार्केट में कुछ सिक्योरिटीज भी होती है, वो इलिक्विड होती है। जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है ना, वो लिक्विड ज्यादा नहीं होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म असेट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट के में क्या डिफरेंस होता है। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेवर एंड इन्वेस्टर आर डिफरेंट। जो सेवर्स है एंड इन्वेस्टर हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, सेवर टेंड टू एक्यूमुलेट फंड टू एड्रेस शॉर्ट टर्म गोल, उनके शॉर्ट टर्म गोल है सेवर्स के। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर के क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल में आता है बिल्डिंग रिटायरमेंट कॉर्पस, या बच्चों के पढ़ाई के खर्चे, या मैरिज का खर्चा। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या आता है, मोबाइल फोन लेना है, 4 व्हीलर खरीदना है,
फॉरेन ट्रिप में जाना है, वो शॉर्ट टर्म में आते हैं। ठीक है, आज से मैं 10 साल बाद मेरे को यूएस घूमने जाना है, ऐसा तो कोई नहीं बनाता प्लान, 1 साल 2 साल का प्लान होता है। ठीक है, तो असेट्स होते हैं दो टाइप के, कैटेगराइज एज फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स में क्या क्या आते हैं? शेयर, डिबेंचर्स, बैंक डिपॉजिट, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स। ठीक है, फिनेंशियल असेट्स में, फिजिकल असेट्स में गोल्ड, डायमंड, अदर प्रीसियस मेटल एंड रियल एस्टेट। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स में। अगर यहां समझ नहीं आया तो थोड़ी मेहनत करिए, नहीं समझ में आया तो आने वाले चैप्टर्स में समझ में आ जाएगा। तो फिनेंशियल असेट्स क्या होते हैं? उसमें ज्यादा लिक्विडिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आप इजिली उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, मेंटेन भी इजिली कर सकते हो। ठीक है, आपने म्यूचुअल फंड लिया, आपको थोड़ी मेंटेन करना है, आपको ये भी रिस्क नहीं है कि कोई और पैसे ले जाएगा। अगर आपने सेबी अप्रूव किसी भी फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें डर नहीं होता है, इजी मेंटेन होता है। आज अभी बैठे हो और मार्केट आवर से आप सेल कर दिए, बाय कर लिए, बाय किए, सेल किए। ठीक है, और ये होते हैं इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कुछ इसमें से होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है जिसमें। ठीक है, इस बहुत ही इजी होते हैं और फ्रिक्वेंटली इसमें बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बहुत इजी, यहाँ पे कोई डाउट्स? मैं बहुत ही स्लोली जाऊंगा क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। मैं आप में से बहुत लोगों को इसका नॉलेज होगा, लेकिन मेरा काम है कि एज अ बिगनर भी अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनको भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि मैं ही आज से 5 से 10 साल पहले एज अ बिगनर ही ये सब चीजें सीखने आया था। ठीक है, उस समय ये सब सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी कि कहीं लाइव क्लासेस हो या यूट्यूब में या कहीं भी कुछ मटेरियल्स मिल जाए, इस टाइप की तो फैसिलिटी भी नहीं थी। थैंक्स टू टेलीकॉम, जो टेलीकॉम ने सेक्टर में जो एक क्रांति आई, जिसके कारण आज अपन क्लासेस ले पा रहे हैं। आप लोग क्लासेस ऑल इंडिया से, यानी कि अपने देश के कहीं किसी भी पार्ट में बैठ के आप सुन रहे हो आराम से। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थैंक्स है सबको। ठीक है, जिसने भी इसमें एफर्ट डाला। तो इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशंस क्या होता है, दोनों के टर्म्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग एक्टिविटी आर सो इंटरमिंगल दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश एंड सेपरेट देम। इन दोनों के बीच में ज्यादा आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया लाइक इन्वेस्टमेंट टाइम। पहला टाइम होरिजन जो होता है वो, ठीक है, ट्रेडिंग करते हो तो क्या होता है, 1 दिन का, 2 दिन, 1 हफ्ता। लेकिन इन्वेस्टमेंट, कोई बोला मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का होता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, लंबा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, वो टाइम कंटिन्यू रेजिंग होती है, माइक्रो मिली सेकेंड में भी होता है, माइक्रो सेकेंड में भी ट्रेडिंग होती है, सेकेंड्स में होती है, मिनट्स में होती है, आवर्स में होती है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, डिकेड्स, सेंचुरीज। अब सेंचुरी डिकेड में बॉन्ड्स आते हैं यूएस के, परपेचुअल टाइम, जिसका कोई टाइम ही नहीं कभी होगा। तो देयर इज अ टेंडेंसी टू डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म एक्टिविटी एज स्पेक्यूलेटिव। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। लॉन्ग टर्म ओनरशिप ऑफ असेट्स एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो लंबे टाइम फ्रेम के लिए। यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये इजी दिखता है, लेकिन जब एग्जाम में अपन जाते हैं ना तो यही सब इजी चीजें अपने को कंफ्यूज करती है। ठीक है, अनदर पॉपुलर वे टू डिफाइन स्पेकुलेशन इज बाय एक्सटेंडिंग द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द सेम। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है? द फॉर्मिंग ऑफ थ्योरी एंड कंजेक्चर विदाउट द फर्म एविडेंस। द एक्टिविटी क्या होती है, जो स्पेकुलेशन होता है उसमें अपने को ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। हम क्या बाय कर रहे हैं, क्यों बाय कर रहे हैं, नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि आने वाले 1-2 दिन में ये ऊपर जाएगा, तो अपन बाय कर लिए, या कहीं से सुन लिए तो अपन ने बाय कर लिया। ठीक है, लेकिन बाइंग द वन हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज डिटरमाइंड टू हायर देन करेंट मार्केट प्राइस। हम कैसी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है करंट मार्केट प्राइस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय किसको करते हैं अपन? जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है।
ज्यादा है, हाई है, हाई। यह मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस उसका 60 है, तो उसको अपन बाय करते हैं। ठीक है, बाइंग। सेलिंग किसको करते हैं? जस्ट अपोजिट। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आप जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, मैं सबसे पूछूंगा तो सबके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग होंगे, उनका रिस्क प्रोफाइल अलग होगा, उनको रिटर्न की जरूरत कितनी है वो भी अलग होगी, उनकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी अलग होगी। लिक्विडिटी मीन्स उनको जल्दी सेल करना है तो उनको लिक्विड प्रोडक्ट चाहिए कि 1-2 साल में उनको दिक्कत ना है कि आपने उनको घर दिला दिया, जमीन दिला दी दूर में जो सेल नहीं हो पा रही, लेकिन उनको पैसे की जरूरत इमीडिएट है। और लिक्विडिटी में सबसे ज्यादा क्या होता है कि आपको जब आप सेल करने जा रहे हो तो आपको पैसे कम मिल रहे हैं, जो आपकी रियल वैल्यू है उससे कम। और रिस्क ज्यादा है, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, या आपको रिस्क लेना है, या बहुत ज्यादा रिस्क लेना है। ठीक है, वो आपके ऊपर, आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिटर्न, रिस्क लीड रिटर्न। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो गोल है उसमें डिपेंड क्या करता है, आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। लो रिस्क लो रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न, हायर रिस्क हायर रिटर्न। ठीक है, लेकिन हायर रिस्क का मतलब है कि आपके ज्यादा से ज्यादा जो असेट्स हैं उसकी वैल्यू भी कम हो सकती है। जैसे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव सबसे हाई हाई रिस्क है, लेकिन क्या होता है वो जीरो भी हो जाता है। द इन्वेस्टर मस्ट बी एक्सप्लेन दैट रिस्क लीड रिटर्न, नॉट द अदर वे अराउंड, हैंस अ डिटेल एनालिसिस जरूरी है। ठीक है, पहला, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिटर्न ऑब्जेक्टिव सिंप्लीफाइड कैसे करोगे? तो पहला होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन। कैपिटल प्रिजर्वेशन मीन्स मिनिमाइजिंग और अवॉइडिंग द चांस ऑफ इरोजन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है, आप चाहते हो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे, आप ये नहीं चाहते कि इसकी वैल्यू कम हो जाए या जीरो हो जाए। तो हाईली रिस्क एवर्स इन्वेस्टर पर परस्यू द इन्वेस्टमेंट गोल। ठीक है, एज दिस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रिक्वायर नो और मिनिमल रिस्क टेकिंग, यानी कि आप कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहते हो तो आपका रिस्क भी है ना, आप ज्यादा रिस्की चीजों में नहीं जाओगे। ठीक है, when fund are required for immediate short term, investor may stated for capital preservation। जो शॉर्ट टर्म गोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो शॉर्ट टर्म गोल होता है, शॉर्ट टर्म इमीडिएट चाहिए, वो लोग, आपको 2 महीने बाद पैसे की जरूरत है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया अभी, ठीक है, ओके है, लेकिन आप 2 महीने बाद वो 1 लाख को हाफ होते नहीं देख सकते, 50% आपके पैसे चले गए, तो क्या मतलब हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न की जरूरत थी। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन, प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे, ज्यादा मीन्स बहुत कम। 1 लाख है तो चल भाई 98 हो गया, 95 हो गया, चल जाएगा, एकदम से कम। फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, ये तो सभी चाहते हैं कि जब भी मैं आज इन्वेस्टमेंट करूं कल डबल हो जाए, सब चाहते हैं मार्केट में। तो कैपिटल एप्रिसिएशन इज अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर दोज हु वांट देयर पोर्टफोलियो वैल्यू टू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो सब चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि हाँ हम रिस्क लेंगे लेकिन हमको रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो ऐसे जो कैपिटल एप्रिसिएशन वाले जो लोग होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जिनको आज की चिंता नहीं है, उनको 10 साल बाद जो रिटर्न दिख रहा है वो। ठीक है, फिर होता है करंट इनकम। आपको क्या क्या करंट इनकम में क्या क्या मिलता है? डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम। डिविडेंड शेयर में इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड्स में रेंटल इनकम, रेंटल इनकम आपको मिलता है रियल एस्टेट में। ठीक है, तो ये कौन से कैसे इन्वेस्टर लेते हैं? जो रिटायर्ड है, रिटायर हो चुके हैं जॉब से, लेकिन उनको चाहिए इनकम कि अपने लिविंग एक्सपेंस को, अपने लिविंग एक्सपेंस को जनरेट कर सकें कि हाँ हमको आज 8,000, 10-20 हज़ार रुपए अगर इंटरेस्ट में भी आ जा रहा है तो बहुत है ना। ठीक है, टैक्स सेविंग के लिए सम इन्वेस्टर्स का क्या होता है, डू इन्वेस्ट इन सम सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव टू रिड्यूस देयर टैक्स बर्डन। ठीक है, कुछ जो इन्वेस्टमेंट होते हैं टैक्स इनकम टैक्स एक्ट होते हैं, वो टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं इन टर्म ऑफ डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब देखिए ये तो अपन ने देख लिया,
सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, एस्टिमेटिंग द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट इज द कमिटमेंट ऑफ रुपीज फॉर पीरियड ऑफ टाइम टू अर्न। ठीक है, पहला होता है प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फॉर इन्वेस्टर पोस्टपोन देयर करंट कंजप्शंस, compensation for expected inflation during the period of investment for change in general price level, risk premium for uncertainty of future payment। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला होता है टाइम वैल्यू मनी। उसके लिए क्या करते हैं हम, अभी के जो अपने कंजप्शन है जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं उसको पोस्टपोन करते हैं। कंपनसेशन का क्या मतलब है, आज जो चीज 100 में अवेलेबल है हो सकता है 1 साल बाद 110 पे अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन भी 10% है, एक एग्जाम्पल के तौर। तो उसको भी कंपनसेट करना चाहते हैं। आपने रेट ऑफ रिटर्न जनरेट किया, आज आपने 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपने रिटर्न जनरेट किया कितना, 110 हो गया। लेकिन इतनी तो महंगाई ने इसको खा गया वो, तो आज का 100, अग नेक्स्ट ईयर का 110, नो, इससे ज्यादा रिटर्न जनरेट, इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न जनरेट। ठीक है। रिस्क प्रीमियम फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, आपको फ्यूचर के पेमेंट यानी कुछ ऐसी चीजें जो आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उसका रिस्क प्रीमियम होना चाहिए। ठीक है। द प्राइस पेड फॉर एक्सचेंज बिटवीन करंट एंड फ्यूचर कंजप्शन इज द प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स आपने जो चीज, ठीक है, इफ अ इन्वेस्टर पोस्टपोन कंजप्शन वर्थ ₹100 टूडे, ठीक है, उसको हो सकता है for guaranteed future consumption worth ₹120, the pure rate of interest is the exchange 2%। ठीक है। the rate of in return the investor demand when there is no inflation, वहां पे कोई इन्फ्लेशन नहीं है, नो अनसर्टिनिटी नहीं है, विथ फ्यूचर पेमेंट, तो उसको बोलते हैं रियल रिस्क फ्री रेट। रियल रिस्क फ्री रेट बोला जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इन रियलिटी प्राइस लेवल कभी सेम नहीं रहता। आज से 4 साल पहले कोकोनट वाटर था, वो 30 रुपीज का आता था, 30 या 40 रुपए, आज 80 रुपीज का है। ठीक है, आज 80 का है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि आने वाले टाइम में भी वो 80 रुपए या 80 रुपीज में मिलेगा। ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन है। ठीक है, वो बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो आपको एडिशनल रिटर्न की जरूरत होगी कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको, कंपनसेट कर सको। ठीक है। इफ देयर इज रिस्क एसोसिएट विथ फ्यूचर पेमेंट, ठीक है, तो इन्वेस्टर विल डिमांड कंपनसेशन फॉर बियरिंग द रिस्क। ठीक है। देखो एक ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन बहुत डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन ये समझना चाहिए। द कंपनसेशन फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन इज द प्योर टाइम वैल्यू, द रियल रिस्क फ्री रेट। रियल रिस्क फ्री रेट व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, रिफर एज नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। जब इन्फ्लेशन को आप एडजस्ट कर लें तो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट आएगा। नॉमिनल रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये चीज याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार ये चीज पूछा भी जाता है डिटेल में। ऑब्जेक्टिव आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, आपसे बन जाएगा, लेकिन एक बार अच्छे से देखना जरूरी है। तो नॉमिनल रिस्क रेट क्या होता है, रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, आपको 8% मिल रहा है, ठीक है, रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन चढ़ गया उसमें, लेकिन रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न क्या चाहिए कि रिस्क प्रीमियम भी हो। ठीक है। नेक्स्ट है, इसको जो डिटेल में अपन देख रहे हैं, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, रियल रिस्क फ्री रेट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। द नोशन दैट मनी हैज टाइम वैल्यू इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इन्वेस्टमेंट। इट इज द सेंटर थीम इन कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ रिटर्न। इट इज बेटर टू रिसीव अ सम ऑफ मनी टूडे, आज आप पैसा लेना चाहोगे इसी से, या कल, या कुछ दिन बाद। ठीक है, अगर आज आप उस पैसे को, आज आपने किसी से पैसा मनी रिसीव किया, उसे आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में कहीं भी, तो आप कल उससे पैसे लोगे उससे ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, आज आपको 100 रुपए आपको मैं दे रहा हूं, साल भर बाद वही 100 रुपीज की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। ठीक है। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाइक रिस्क फ्री बॉन्ड।
ठीक है, जहां पे प्रॉमिस्ड है कि उतना पैसा मिलेगा, आपको प्रॉमिस किया गया है। तो आज आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपीज, रिस्क फ्री रेट है 5%। एक साल बाद उसकी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 105। तो वो फ्यूचर वैल्यू हो गई। ठीक है, आज क्या वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू 100। पीवी प्रेजेंट वैल्यू हुई 100, एक साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 105। तो आज आप वो पैसा लेना चाहोगे कि एक साल बाद लेना चाहोगे? ठीक है, आपको मिलेगा, मैंने आपसे 100 रुपीज उधार लिया, या ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि एक साल बाद ले लेना। ठीक है, मैंने आपसे उधार लिया, अब मेरे को वापस करना है, तो मैं बोल रहा हूं नहीं अभी मत लो, एक साल बाद लेना। तो ठीक है, 100 रुपीज मैंने एक साल बाद आपको दिया, तो वो आपके लिए लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप रेट ऑफ जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% है, वो भी अर्न कर सकते, लेकिन आप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आज जो मैं 100 रुपए आप मेरे से रिसीव करना चाहते थे, उसकी जगह आप साल भर बाद मुझसे 100 रुपीज रिसीव कर रहे हो। और मैं क्या किया, 100 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे एक्स्ट्रा 5 रुपीज फ्री में मिल गया। ठीक है, तो एक कहावत है ना कि अ डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन डॉलर टुमारो। ये चीज याद रखिएगा, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। जो आज का पैसा है वो ज्यादा मतलब का है, ना कि कल के पैसे की। ठीक है, या आने वाले टाइम। तो सर्टेनिटी ज्यादा होती है of receiving the amount of future make it risk free investment. Rate of return on the same is called risk free rate। जो 5% अपने को बैंक से मिलता है, या जो आरबीआई तय करती है, वो रिस्क फ्री रेट होता है। उतना तो मिलेगा अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, बैंकिंग सेक्टर में कहीं एफडी की, फिक्स डिपॉजिट किया, तो उतना तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन इट इग्नोर द पोटेंशियल चेंज इन परचेसिंग पावर ऑफ रुपीज। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 105 रुपया मिला आपको। ठीक है, लेकिन आपके 100 रुपीज की कीमत हो सकता है एक साल बाद उतनी ना रहे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। ठीक है, आप आप केवल ये सोच रहे हो कि इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन के कारण बहुत बार देखे होंगे कि बहुत आप यूएसए या इंडिया की अगर मार्केट को फॉलो कर रहे होगे, तो आपको पता होगा इन्फ्लेशन कितना खतरनाक होता है। ठीक है, इन्वेस्टर आपको दिया 100 रुपया फॉर मोर देन 100 से 102 1 ईयर फ्रॉम द टूडे, तो आपको क्या मिला? 2% रिटर्न। लेकिन क्या हुआ, इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो हाई है, तो क्या हुआ, आपका रिटर्न माइनस में हो गया। ठीक है, ये चीज समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको समझिए अच्छे से। ठीक है, जैसे the desire for current consumption of influence the real risk-free rate. The desire for current consumption is influenced by investor opportunity available in economy. The availability of investment opportunity is determined by the real growth rate of the economy. The real risk-free rate is determined by interaction between subjective factor like the desire for consumption and objective factor like available investment opportunity and growth rate of the economy. ठीक है, इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द प्राइस लेवल ऑफ राइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दे वुड रिक्वायर अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, कंटिन्यू विद द अबव एग्जांपल, आपको 100 का कितना मिला यहाँ पे? 2% एक्स्ट्रा, 2%। ठीक है, व्हाट इफ द प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज बाय 6%, तो क्या हुआ? इन सच सिचुएशन, प्राइस इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ा ना, इन्फ्लेशन बढ़ गई, समझ लो। द इन्वेस्टर शुड इंक्रीज द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न बाय एक्सपेक्टिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 6% इन्फ्लेशन है, तो दे डू नॉट डू सो, दे वुड लूजिंग मनी। रियल सेंस में वो माइनस में है। 6% इन्फ्लेशन है, 2% आप रिटर्न जनरेट कर लो, बाकी के 4% वो आपका लॉस है। ठीक है, टू मेंटेन द कंजप्शन ऑफ 102, द इंटरेस्ट अर्न मस्ट बी 8.12, इतना आपको जनरेट करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को बीट करने की। ठीक है, तो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न NRR, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला, भले ही एग्जांपल ना पूछा जाए, लेकिन ये फॉर्मूला आपको ये इससे नॉलेज आपका इतना बढ़ेगा
कि आपको ये समझ में आएगा, लोगों को आप समझा भी पाओगे कि रियल रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड द नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये इतना रिटर्न आपको चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करना है तो 8.12%। ओके, नेक्स्ट होता है, जैसा अपन ने डिस्कस किया, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट ऑफ रिटर्न investor in certain of receiving the on the due date. Investor is certain of amount as well as the timing of the return. It is the risk free rate of return. Some investment opportunities such as government security, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है ना, उसमें आपको पता है कि कब आपको पैसे मिलने वाले हैं, टाइम फ्रेम क्या है, किस डेट को रिसीव करने वाले हैं और कितना रिसीव करने वाले हैं। इफ द रिटर्न फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अनसर्टेन, आपको पता ही नहीं है आपको पैसे कितने मिलने वाले हैं। ठीक है, हाँ, हो सकता है आपको रेट ऑफ जो रिटर्न मिलने वाला है बहुत हाई मिलने वाला है, या हो सकता है वो माइनस में भी जाए। ठीक है, अगर आपको 8.12 जो अपन ने एग्जांपल में देखे, उससे ज्यादा का रिटर्न जनरेट होके मिला, उससे ज्यादा पैसे आपने जनरेट कर ली, तो वो कंपनसेशन है, रिस्क प्रीमियम है। आपने रिस्क लिया अनसर्टेनिटी में, आपको 8.12 की जगह 12%, 13, 20% तक का रिटर्न मिल गया, तो एक्स्ट्रा जो मिला वो रिस्क प्रीमियम, एक्स्ट्रा एडिशनल कंपनसेशन ओवर द रिस्क फ्री रेट कॉल्ड रिस्क फ्री प्रीमियम। इन सिंपल टर्म, हायर द रिस्क हायर वुड बी द रिस्क प्रीमियम। ये यहां तक आप पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।